हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इलेक्शन फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। यूपी प्रोग्राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेट भी फाइनल हो रही है। काशी में मोदी का शो तो झांकी था, असली एक्शन 15 अगस्त के बाद दिखना शुरू होगा। पिछले 4.25 साल में योगी ने जो बेस बनाया है, अब उसको शोकेस करने का वक्त आया है, टाइम आया है। शुभ मुहूर्त मोदी निकालेंगे। योगी के चुनावी कैलेंडर में कहां कहां मार्किंग हो चुकी है, इस रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन देख लिया है। एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का टर्मिनल कैसा होगा, रनवे कितना लंबा होगा, ये एयरपोर्ट एक साथ कितने यात्रियों को संभाल सकेगा, योगी ने पूरा कैलकुलेशन समझ लिया है। यूपी के सीएम ने जेवर एयरपोर्ट के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर भी हटा दिया है। लखनऊ के सीएम हाउस यानी 5 कालिदास मार्ग पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी बैठक हुई, तो वहां क्या क्या हुआ, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। उससे पहले जेवर अपडेट से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। अगले महीने यानी अगस्त 2021 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। दिल्ली एनसीआर के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की टेंटेटिव डेट भी आ गई है। 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव का पहला पत्थर रख सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दृष्टि से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। सीएम हाउस में हुई मीटिंग के डिटेल बताने से पहले आपको जेवर एयरपोर्ट के ऑन लोकेशन ले चलते हैं। जिस जगह पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, वहां अभी क्या स्थिति है। ग्रेटर नोएडा के जेवर की ये एकदम लेटेस्ट तस्वीरें हैं। जेवर एयरपोर्ट के बोर्ड के अलावा फिलहाल यहां कुछ नहीं दिखता, लेकिन इस जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इस पर अब यहां कोई विवाद नहीं है। फर्स्ट फेज के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण, जमीन खाली कराने की प्रक्रिया लगभग 100% पूरी। पुनर्वास के लिए 48 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी पूरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करता था। उसी इलाके में योगी की सरकार ने बिना किसी हील हुज्जत के, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े बिना फर्स्ट फेज के लिए पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। जेवर में फिलहाल जो एक्शन दिख रहा है, उसमें उन्हीं अधिग्रहित की गई जमीनों को खाली कराया जा रहा है। अब आपको लखनऊ की मीटिंग में ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी के साथ यूपी सरकार के 4 विभागों का शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हुआ है, और इसके साथ ही 1334 एकड़ जमीन का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी NIAL के नाम ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए भी, तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है, वहां के लोगों के लिए भी। जेवर यही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी। न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था, बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज
कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है, जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे, उन संकल्पों को एक नई उड़ान देने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन जेवर एयरपोर्ट बने, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर हमारे जो एक कार्यक्रम है लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट संपन्न हो रहा है, मैं इसके लिए दोनों पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी NIAL के 4 शेयर होल्डर्स हैं। आज उन्हीं के बीच शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हुआ। यूपी सरकार 37.5% शेयर, नोएडा अथॉरिटी 37.5% शेयर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 12.5% शेयर और यमुना अथॉरिटी 12.5% शेयर। NIAL को जो 1334 हेक्टेयर जमीन मिली है, वो ज्यूरिख एयरपोर्ट की सब्सिडियरी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर मिलेगी। यही कंपनी ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएगी। 29,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, टोटल 5,845 हेक्टेयर जमीन का एलोकेशन। जेवर एयरपोर्ट जब पूरा तैयार हो जाएगा तब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। फर्स्ट फेज शुरू होने के साथ ही ये एयरपोर्ट सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को अपनी सर्विस देने लगेगा। पंजाब में बिजली किल्लत और पॉलिटिकल किचकिच के बीच एक खबर को आपने नोटिस नहीं लिया होगा। योगी आदित्यनाथ ने लुधियाना के मिल मालिकों और उद्योगपतियों को मीटिंग के लिए बुलाया और 24 घंटे बिजली के साथ अन्य सभी सुविधाएं देने का वादा किया। अगर योगी का प्लान सक्सेसफुल हुआ तो जेवर एयरपोर्ट के पास ही नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी की सूरत बदल रहे हैं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नोटिस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसी महीने की 2 तारीख को लिखा, उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 वर्ष के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। काशी में मोदी और योगी के ज्वाइंट शो को दुनिया देख चुकी है। जल्द ही ग्रेटर नोएडा के जेवर में भी ऐसा ही प्रोग्राम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में योगी के प्रदेश में मोदी के दौरे बढ़ने वाले हैं। यूपी का सियासी पारा अब बेहद तेज गति से चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री हर महीने यूपी आ सकते हैं और उनका हर दौरा सरकारी होगा, जिसमें वो पुराने काम जो कि पूरे हो चुके हैं उसका लोकार्पण करेंगे, जबकि नए काम का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद सियासी पारा भले किसी भी तरीके से चल रहा हो, लेकिन उनके आने भर से पूरा माहौल बीजेपी के फेवर में बदल जाता है। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अब तक 27 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। जेवर के अलावा मोदी का डेस्टिनेशन क्या होगा, इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की टाइमलाइन को पढ़ना होगा। पिछले 3 साल से योगी आदित्यनाथ जिस एक प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बारीक नजरों से देख रहे हैं, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पिछले 3 साल में योगी ने सबसे अधिक इसी प्रोजेक्ट को ऑन साइट रिव्यू किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और मऊ के रास्ते गाजीपुर तक जाएगा। 353 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 271 अंडरपास होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। गाजीपुर से लखनऊ पहुंचने में अभी करीब 8 घंटे लगते हैं। नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 4 घंटे में लखनऊ पहुंचना पॉसिबल हो जाएगा।
काशी में नरेंद्र मोदी ने जिस वाराणसी गाजीपुर फ्लाईवे का उद्घाटन किया था वो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक रोड है। लिंक रोड रेडी हो चुका है, अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मोदी का इंतजार कर रहा है। गोरखपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर में योगी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर पूरा कर दिया है। यहां टेस्ट फ्लाइट्स के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा सकता है। 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे। आज ये वायु सेवा लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 8 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी हम इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के चढ़ते पारे के बीच प्रियंका गांधी यूपी में है। प्रियंका को आज कांग्रेस के पूर्व सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात करनी थी, लेकिन प्रियंका सारे प्रोग्राम छोड़कर लखीमपुर खीरी पहुंच गए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बदसलूकी की शिकार महिला से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सरकार की यूएसपी बताते हैं। प्रियंका ने उसी पर चोट करने की कोशिश की। चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए, रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। यूपी की पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपना फुल टाइम उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। उनके पीछे बीजेपी की इलेक्शन मशीन है और नरेंद्र मोदी का भरोसा है। इसे बीट करना प्रियंका के लिए तो पॉसिबल नहीं दिखता। लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय देश को सबसे ज्यादा खतरा कोरोना की तीसरी लहर से है। अब तो सरकार ने भी कोरोना की तीसरी लहर का अलर्ट दे दिया है। अगर भीड़ की लापरवाही ऐसे ही चलती रही तो अगले 100 से 125 दिन पूरे देश को भारी पड़ने वाले हैं। यह आपके लिए चिंता भी है, चेतावनी भी। ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। ये कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता भी है और चेतावनी भी। अगर आप अभी से अलर्ट नहीं हुए तो आने वाले 100 से 125 दिन थर्ड वेव को लेकर पूरे देश पर बहुत भारी पड़ सकते हैं, जबकि दूसरी लहर अभी पूरे तरीके से गई नहीं है और तीसरी लहर की संभावना 3 से 4 महीनों के अंदर दिखाई दे रही है। डर इस बात का है कि लोगों की भारी लापरवाही ने तीसरी लहर की स्पीड और बढ़ा दी है। सबसे पहले यह समझिए कि एक्सपर्ट्स थर्ड वेव के लिए अगले 100 से 125 दिन क्यों अहम बता रहे हैं। इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह है लोगों की लापरवाही। हालत यह है कि भीड़ में लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाली बात भूल चुके हैं। बाजारों और टूरिस्ट प्लेस पर जमकर लोगों की भीड़ है। दूसरी वजह यह है कि दुनिया के बहुत से देशों में डेल्टा प्लस वायरस की वजह से नए मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर दुनिया भर में मरीजों की बढ़ती संख्या बहुत डराने वाली है। इसके अलावा देश में जहां एक तरफ रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, वो फिलहाल 40 लाख डोज के आसपास है। जो मुख्यतः WHO ने कहा है कि केसेस की एक ट्रेजेक्ट्री बढ़ती हुई दिखती है, जो हमने भी आपको दिखाया है। तो अगर आप किसी भी वेव को एनालाइज करें तो वेव्स आर मोर ऑफ ए पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन ऑफ हाउ वी आर एक्चुअली मैनेजिंग द सिचुएशन। सेकंड ऑल्सो, मोर देन वेव्स, व्हाट इज वेरी क्रिटिकल, वेव से ज्यादा जो हमें समझना वेव की इंटेंसिटी क्या है। जब वायरस का ह्यूमन बॉडी में रेप्लिकेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ म्यूटेशंस होती हैं, हमने वैक्सीन लिया, हमारा खुद का जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है उससे इंटरेक्शन होता है, तो उसके अंदर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर केसेस में कमी आएगी। अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं तो केसेस में कमी आएगी। हो सकता है समय के साथ उस एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ कम हो और वायरस में म्यूटेशन हो, तो हो सकता है कुछ अधिक केसेस आए। तो यानी कि वेव 3 भी हो सकती है, वेव 4 भी हो सकती है। ये एक नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन वायरस एंड ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया भर में कोरोना की नई वेव की चेतावनी यूं ही नहीं दी है। एक दिन पहले ही WHO ने जो डेटा जारी किए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस हफ्ते 33,76,000 कोरोना के केस सामने आए, जबकि पिछले हफ्ते 29,22,000 मामले सामने आए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना के नए केस में 16% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोरोना की कोई सामान्य रफ्तार नहीं है। डेल्टा प्लस वायरस की वजह से नए मरीजों की बढ़ती संख्या ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ज्यादातर देशों में नए वायरस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते की बात की जाए तो स्पेन में कोरोना के मरीजों की संख्या 64% बढ़ गई है, जबकि नीदरलैंड में ये कोरोना केस 300% तक बढ़े हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी 50% मामले बढ़े हैं, जबकि पूरे यूरोप में 33% केस बढ़ गए हैं। यूरोपीय देशों में सबसे तेजी से इन्फेक्शन ब्रिटेन में बढ़ रहा है। ये एक बार फिर फरवरी के पीक के स्तर पर पहुंच रहा है। ब्रिटेन का ये हाल तब है जब उसने अपनी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगा दी है और खुद को फुली अनलॉक नहीं किया है। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने 19 जुलाई से फुल अनलॉक का ऐलान किया है। अमेरिका को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है और इसलिए हमने भी अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है और ये एक सच्चाई है। ये हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है। सजगता, सतर्कता की बात उसी में से उन्होंने उठाई। अब मेरे सामने स्पेन का डेटा दिखाई दे रहा है। 64% इंक्रीज हुई है उनके वीकली केसेस में, एक वीक के ऊपर 64%। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं नीदरलैंड में 300% इंक्रीज 1 वीक में हुई। ये यूरोप का हाल है। इसी प्रकार अगर हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड देखें, थाईलैंड में इतना स्टेबल सिस्टम रहा बहुत देर तक, वहाँ इंक्रीज हुई है। अफ्रीका का डेटा देखें तो शायद 50% लगभग के करीब इंक्रीज हुई है। तो ये आपने अच्छा कहा इस मंच पे कि ये जो WHO की चेतावनी है वो एक ग्लोबल चेतावनी है। हम उसको समझें, एक वायरस के बिहेवियर को इतने बड़े स्केल में जो संक्रमण हो रहा है उसको समझें, उसको देखें, उससे लेसन लेके जो हमारे पास टूल्स हैं, टेस्ट का टूल, ट्रैक का टूल, टीका का टूल और वैक्सीन के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारे पास जो टूल हैं, उन स्ट्रैटेजीज को हमें अपनाना है। ब्रिटेन जैसा ही हाल पड़ोसी देश फ्रांस का है, जहां पर वैक्सीनेशन के साथ ही मैक्रो सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने के लिए पास जारी करने शुरू किए थे। पहले कहा गया था कि पास की व्यवस्था जुलाई में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब फ्रांस की सरकार ने ऐलान किया है कि पब्लिक प्रोग्राम का पास उसी को मिलेगा जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका होगा। यानी बिना वैक्सीन लगवाए फ्रांस के किसी भी पब्लिक प्रोग्राम में जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन भारत में क्या हाल है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी नहीं, बुलाई जाएगी। हालांकि दूसरी लहर के हिसाब से भारत में मामले कम हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना केस की रफ्तार 40,000 के आसपास बनी हुई है। ये तीसरी लहर के लिए अच्छा इशारा नहीं है। पिछले 6 दिनों के आंकड़े को देखें तो ऐसा लगता है कि देश में कोरोना के ग्राफ गिरने की स्पीड अब बहुत कम हो चुकी है और ऊपर से तीसरी लहर का खतरा तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। फिर चाहे दिल्ली और मुंबई के बाजार हों, हिमाचल और उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट हों, हर जगह लोग कोविड गाइडलाइंस तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तक आगाह कर चुके हैं कि लोग ऐसी घातक लापरवाही ना करें कि तीसरी लहर पूरे देश पर भारी पड़ जाए। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। देश में तीसरी लहर के अलर्ट के लिए 100 दिनों का टारगेट क्यों दिया गया है, इसका एक और उदाहरण देश के 2 राज्यों से लिया जा सकता है। इस समय केरल और महाराष्ट्र में सिचुएशन संभलने के बाद फिर से बिगड़ने की कगार पर है। दोनों ही राज्यों में 20 जून के बाद से परेशान करने वाला ट्रेंड देखने को मिला है।
मसलन 23 जून को केरल में 11,539 नए केस आ रहे थे। 8 जुलाई आते आते ये संख्या 15,200 हो गई। इसी तरह 21 जून को महाराष्ट्र में 6,570 केस आ रहे थे और 8 जुलाई को यह संख्या बढ़कर 9,083 हो गई। महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 6 राज्यों में कोरोना के इसी बढ़ते ग्राफ ने सरकारों को परेशान कर रखा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तीसरी लहर की दस्तक महाराष्ट्र से होगी। एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि तीसरी लहर के हमले को वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगानी होगी, जबकि फिलहाल देश में रोजाना करीब 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक देश में करीब 39 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जबकि पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज लगाने होंगे, यानी अभी 65 करोड़ से ज्यादा डोज लगाना बाकी है। पहली और दूसरी डोज की बात की जाए तो 31 करोड़ 74 लाख लोग पहली डोज ले चुके हैं, जबकि 8 करोड़ 10 लाख लोग दोनों डोज ले चुके हैं। सरकार ने जुलाई 2021 तक 51 करोड़ 60 लाख डोज का टारगेट रखा था। इसमें अब तक 39 करोड़ 60 लाख को डोज मिल चुकी है। थर्ड वेव के बारे में बार बार जो बात उभरती है वो इसलिए आती है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है। हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इन्फेक्शन के दौर पे भी नहीं पहुंचे हैं और ना ही हमें इन्फेक्शन के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी लेनी है। वैक्सीन के लिए हम तरक्की कर रहे हैं, लगभग 50% हमारे मोस्ट वल्नरेबल लोग जो हैं 45 के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, कम होगा ही होगा, लेकिन इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। तो वी आर वल्नरेबल, वायरस इज स्टिल अराउंड। कुछ लोकेलिटीज में ज़्यादा है, आपने देखा है जिलों में या स्टेटों में। तो इस दशा में हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन ड्राइव की स्पीड को और तेज किया जाए, लेकिन वैक्सीन की कमी इस टारगेट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि फुल वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए हर महीने 30 करोड़ डोज का इंतजाम करना होगा, यानी रोजाना 1 करोड़ डोज लगानी होगी। तभी दिसंबर तक दोनों डोज का टारगेट पूरा हो पाएगा। लेकिन इससे पहले 100 दिनों में तीसरी लहर के खतरे ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाले सिद्धांत को अपनाना होगा। इस बीच बिहार के गांव की चर्चा आजकल पूरे देश में है। दावा यह किया जा रहा है कि पूरा का पूरा गांव ही ईसाई बन गया है। आखिर इस दावे का सच क्या है? आखिर ये कैसे हो गया कि देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो गया? क्या किसी ने इन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया? आखिर इस 100% धर्मांतरण का सच क्या है? हमारी इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। आपने कब ईसाई धर्म अपना लिया? ये साल भर होने वाला है। 1 साल पहले। क्या वजह थी? हाँ, क्यों अपनाया? शैतान के चलते। कौन सा शैतान? शैतान तंग करा लेता, हाथी नहीं हिल गई सब मशीन है। कौन है ये शैतान? शैतान हर कोई रहा है, हम तो मर रहे थे। कैमरे पर अंधविश्वास से भरा हुआ ये बयान दिया है देवी ने, जो बिहार के गया में बेलवा टांड गांव की रहने वाली है। देवी सिर्फ ऐसी एक महिला नहीं है, ये एक दलित गांव है और इस गांव के लगभग 90% परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। और ईसाई धर्म अपनाने वाले ज्यादातर लोग दावे कर रहे हैं कि उनके परिवार का सदस्य बीमार था और किसी चमत्कार से बीमारी ठीक होने पर वो धर्म बदल रहे हैं। कैसा ऐसा मतलब है कि हम बीमार थे, बहुत पैसा लगाए, हमको पति भी पैसा लगाया, नहीं ठीक होगी। अच्छा, ठीक है, नहीं रहे। कोई पास्टर भाई फोन किया दिल्ली से, तो उन लोग बोला कि कहाँ रो रहा है छोटू, से आपका क्या हुआ समस्या? जिसका काम करता है पति हमको, वो बोला कि क्यों रो रहा है? तो वो बोला कि हमको पत्नी का तबीयत खराब है से 2-3 महीने से और ठीक है नहीं है, ओझा भगत कराया है, पैसा लगाया, वो मांगा 40,000। तब ओझा ने बताया कि 40,000 तुम्हारा ऐसे करेंगे वैसे कराने लगेगा। तो 40,000 लगा पैसा, तो हम जमा करने बाल बच्चा के छोड़ के, बीमार औरत को छोड़ के और कमाई चल गई है उन लोग कि कमाएंगे तब तो दिखाएंगे। अच्छा,
मतलब जो भगत थे, ओझा गुनी थे, वो 40,000 रुपया मांग रहे थे आपके बच्चे के इलाज के लिए और अथी करने के लिए, इलाज कराने के लिए। आपके और बच्चे के इलाज के लिए 40,000 रुपया ओझा गुनी मांग रहे थे, लेकिन जब आप प्रार्थना की, ईसाई धर्म में गई तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये हैं केवला देवी। यही इस गांव की पहली महिला हैं जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था और इनका भी दावा यही है कि वो अस्पताल से नहीं, डॉक्टर से नहीं, बल्कि प्रार्थना से ठीक हो गई। सरकार देश में हेल्थ सिस्टम खड़ा करने के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए का बजट तैयार करती है, लेकिन इस अंधविश्वास से भरे हुए दावों को जरा ध्यान से सुनिए। अस्पताल भी तो ले जा सकती थी बच्चे को ना, तो फिर हिंगे से ठीक हो गया तो हम अस्पताल कहाँ ले जाओ, गरीब आदमी पैसा है ना। तो आपके प्रार्थना करने से ठीक हो गया आपको लगता है? हाँ, प्रार्थना किया, बस उठ के बैठ गए, एकदम मन चेहरा बेस लगे लगा। क्या प्रार्थना किया था आपको याद है? आती प्रार्थना करे, हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसे कर करके हमारा उतना भी ना हो रहा हो, नया नया। ये बताइए कि आप ईसाई धर्म क्यों अपनाई, क्या वजह थी? आपके घर में कोई बीमार था? हाँ, बीमारी से ऐसे जब ने तब अस्पताल ले गई इलाज कराने? अस्पताल नहीं ले गया, जब ने तब तो ले जाता है। तब भूत रोग बताता है, भूत ने जाता है तो रोग कवा अथी देवास ने जाता है। भूत प्रेत के कारण आप अस्पताल में नहीं ले गई तो ओझा गुनी से दिखवाई? हाँ, ओझा गुनी करते करते ना साथी हो ले तो हमने हैरान हेल के लिए। ओझा गुनी से फायदा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो फिर किसी ने कहा कि आप ईसाई धर्म अपना लो तो ठीक हो जाओगे? हाँ हाँ। किसने कहा ये? कोई भी ना, हमने अपन मन से सब हेल हलतीन तो हमानियों कल पूरा गाँव हिल गए तो हमानियों हिल जीवे। जितने भी बयान सुनिए, अहम बात यही निकल कर सामने आई कि गरीबी, अंधविश्वास और अस्पताल डॉक्टर पर भरोसा न होना धर्मांतरण की अहम वजह बना। डॉक्टर बहुत पैसा ठग लिया हमसे, 10,000 20,000, जहाँ भी डॉक्टर जो भी आदमी बोलता तो वहाँ चल जाते थे। 10,000 वहाँ लगा दिए, 20,000 वहाँ लगे, कोई फायदा नहीं हुआ। ओझा गुनी किराए कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें हमको फायदा हुआ जुड़ी। इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि फायदा हो गया? फायदा अब उन लोग क्या किया कि नहीं किया, जब हम किस्मत की बात है। प्रार्थना किया, कोई पूजा हुई? प्रार्थना किया। प्रार्थना होले की कौन सी प्रार्थना की आपको मालूम है? जी, हमको बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से धीरे धीरे चुपके चुपके धर्मांतरण का काम चल रहा है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है गया शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा बेलवा टांड गांव। दलितों की बस्ती है, एक बड़ी आबादी है और इस गांव में अब लगभग सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। शुरुआत किसी एक से हुई और ये सिलसिला बढ़ता चला गया, धीरे धीरे और लोग जुटते चले गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में रहने के दौरान, ओझा गुनी से इलाज कराने के दौरान उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ता था। ओझा गुनी उन्हें काफ़ी परेशान करते थे, उनसे कई तरह की मांग की जाती थी और उनके बच्चे स्वस्थ नहीं हो पाते थे। लेकिन ईसाई धर्म के लोगों की तरफ से भरोसा दिलाया गया, जो प्रार्थनाएं की गई उसका असर हुआ। ये बात उनके मन में बिल्कुल बैठ गई है और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे एक के बाद एक कई लोग जुटते चले गए और धर्मांतरण का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अब जिन महिलाओं ने, जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, वो अब उसके अनुसार उसका पालन भी कर रही हैं। महिलाएं हर रविवार को चर्च में जाती हैं, उनके घर में प्रार्थनाएं होती है और चर्च में जाने के दौरान वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। हालांकि दूसरे समारोह में कहीं जाने के दौरान या घर में वो सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया है कि आप जब भी चर्च आएँ तो यहाँ सिंदूर आपको नहीं लगाना है और इन निर्देशों का ये लोग पूरी तरह से पालन करते हैं। गांव में एक मंदिर भी है, लेकिन महिलाएं अब वहाँ नहीं जाती हैं। धर्मांतरण में शामिल लोगों ने अपने कुछ वीडियो भी YouTube पर अपलोड किए हैं, जिनमें ईसाई बने गांव के लोग कीर्तन कर रहे हैं, चर्च से जुड़े लोग कीर्तन करवा रहे हैं। पूरा का पूरा गांव ईसाई बन गया है। ये खबर सुनकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाज की जरूरत वहाँ तो चल रहा है, सांप काटेगा इलाज, सुई तो सुई का पड़ेगा, कुत्ता काटेगा तो झरवाइएगा कि उसको सुई दिलवाइएगा। हाँ, अब ईटा लगाइए, सुनिए ना, ईटा से जोड़िएगा कि मट्टी से जोड़िएगा, रूम कमरा जो बनाइएगा मट्टी से जोड़िएगा कि ईटा से जोड़िएगा। सबसे मुख्य मुद्दा जो है धन परिवर्तन, वो अविश्वास है। मिशनरी षड्यंत्रों के द्वारा ये हिंदू के भोले भाले पीड़ितों को यह बताया जा रहा है कि आपके हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है
और क्रिश्चियन का आप प्रार्थना करें, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, आपके घर में समृद्धि हो जाएगी। ऐसा अंधविश्वास फैलाकर हिंदू भोले भाई को सब बहला फुसलाकर धर्मांतरित कर रहे हैं। और कुछ आंतरिक उनको लोभ प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि आपके बच्चे को हम मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, और कहीं कोई कष्ट है तो आपको कट्ठे भर जमीन भी देंगे। ऐसा प्रलोभन देकर मिशनरी जो है भोले भाले हिंदू को धर्मांतरण कराने पर एक षड्यंत्र के तहत पूरे जिला में इस तरह से काम चल रहा है। पूरा इसका तो जानकारी सुनते हैं, अखबार में देखते हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं देश में घट रही है करके है, काफ़ी चिंता का विषय है। और मैं देख रहा हूँ कि समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है, तो ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के कुछ लोग भी हैरान हैं क्योंकि उनको अचानक ये पता चला कि गांव के ज्यादातर लोग ईसाई हो गए। हालांकि धर्मांतरण का काम 1 साल से चल रहा था। ट्रस्ट है तो हम लोग सोचते हैं ट्रस्ट के आदमी ही आते हो। अब फिर बाद में पता चला कि सब ईसाई धर्म, बोर्ड लगा घर पे इन लोग का जो ईसा मसीह का, तो पता चला कि सब ईसाई धर्म कबूल कर लिया। अच्छा, तो इनको मतलब एक तरह से सिखाया जाता है? हाँ जी, मीटिंग होती है रात में? हाँ, इन लोग का रात में मीटिंग, और हमेशा इन लोग का संडे को संडे एक जगह सब प्रार्थना मिलके करते हैं लोग। हिंदुओं के ईसाई धर्म अपनाने में चर्च की काफ़ी अहम भूमिका है। गया के जिस गांव में काफ़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, वहां के लोग गया के गांधी मैदान इलाके में स्थित इसी चर्च में आते हैं। अमूमन रविवार को यहाँ पर प्रार्थना सभा होती है, उस सभा में लोग आते हैं और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता जाता है। फिर नए लोग शामिल होते जाते हैं। चर्च से जुड़े जो पादरी हैं, चर्च से जुड़े जो और लोग हैं, मिशनरीज़ के जो लोग हैं, वो लोग अमूमन गांव में जाते हैं और वहाँ प्रार्थना के बारे में लोगों को बताते हैं। प्रार्थना के दौरान जिस तरह से इलाज भी किया जाता है, पानी के जरिए जिस तरह से इलाज की बातें कही जाती है, वो सारी चीज़ें गांव के लोगों तक पहुंचती है और गांव के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं और इस तरह से धर्मांतरण का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जाता है। हमने चर्च कमेटी के सदस्य संतोष नाथ से भी बात की। संतोष नाथ ने हमें ये बताया कि वो बीमारियों को ठीक करवाने के लिए प्रार्थना भी करवाते हैं। गया के गांधी मैदान स्थित चर्च की कमेटी के एक मेंबर संतोष नाथ हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अभी जो एक काफ़ी चर्चा हुई है इस बात की कि काफ़ी लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि भोले भाले लोगों को बहका कर उनको ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा है। इस विषय पर तो मैं इतना ही कहूँगा। मैं अपने तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। हमारे चर्च में अगर सही से तहकीकात सरकार करवाए तो हम लोग खुद उस लायक नहीं है कि हम लोग किसी को कुछ दे सकते हैं। आपके लोग कैसे ये काम करते हैं? कहाँ भेजते हैं आप उनको? गांव-गांव में भेजते हैं? गांव में नहीं भेजते हैं। लोग सेवा के धर्म से निकले हैं, प्रचार करते हैं। जिनको मन है वो सुने, जिनको मन है नहीं सुने। दबाव नहीं बनाया जाता है किसी भी तरीके से। दबाव तो आप नहीं बना रहे, लेकिन जिस तरीके से जो बातें कही जाती है उसमें सीधे साधे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। अब तो समय ऐसा आ गया है, कोई सीधे साधे नहीं है, कोई भोले भाले नहीं है। किसी भी तरह से कोई झांसे में नहीं आ सकता। अगर मैं उन्हें कहूँ तुम देखो ये कुआं में कूद जाओ ठीक हो जाओगे, क्या वो कूद जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये अपने अपनी मानसिकता की बात है, अपने अपनी सोच की बात है। वो तो यही रहा है, सीधे साधे भोले भाले लोग उस पानी वाली प्रार्थना के सहारे जो है वो अस्पताल नहीं जाते हैं। पहले वो अपने ओझा गुनी भगत से इलाज कराते थे। उनकी परेशानी ये है कि उनसे पैसे लिए जाते थे, मुर्गा मांगा जाता था, बकरी मांगा जाता था, और आपके यहाँ ये मुफ्त हो रहा है। बस यही फ़र्क है। वहाँ पैसे वाले ओझा गुनी थे, आपके यहाँ मुफ्त वाले ओझा गुनी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो पैसे से कराते हैं ओझागुनी तो पैसे से कराएं, मुफ्त में प्रार्थना कराते हैं कराएं। लेकिन एक बात ये सत्य है कि जो बीमारियां हैं वो केवल प्रार्थना के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा नहीं, दवाइयां से भी ठीक होती है। दवाइयां आपको कराना तो जरूरी है, डॉक्टर से सहमति लेना जरूरी है, क्योंकि पानी देते हैं ना। और मिशन ओलंपिक पर निकले देश के धुरंधरों की तस्वीर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।